हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज से मैं पॉलिटी का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप लोग का साथ और प्यार मिला तो मैं आगे इसे कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे संसद के बारे में। संसद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, संसद अनुच्छेद 79 में वर्णित है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति में चयनित होने के लिए एज 35 होना चाहिए, राज्यसभा में चयनित होने के लिए एज 30 होना चाहिए और लोकसभा में चयनित होने के लिए एज 25 होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे। आज लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग का अगर साथ रहेगा तो फिर मैं कंटिन्यू दूसरा वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अस्थायी नहीं है, ये कभी भी भंग किया जा सकता है। और जैसे राज्यसभा हो गया, राज्यसभा अस्थायी होता है, वो कभी भंग नहीं होता है, इसलिए उसे अस्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और जनता का सदन भी कहते हैं लोकसभा को। अब हम आगे देखेंगे सदस्य की संरचना। सदस्य की संरचना, ठीक है, यहाँ 550 सीट्स स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर होता है और 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट्स रिजर्व होता है। टोटल मैक्सिमम 552 सीट्स हो सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं 550 में से 530 स्टेट के लिए होता है और 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। तो यहाँ पे स्टेट से 530 सीट तो आ जाती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से 20 के जगह पे 13 ही आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम होने के कारण 20 सीट नहीं आता है, यहाँ पे 13 सीट ही आता है। ठीक है, और 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं, ऐसे अंग्रेज जो भारतीय हो गए हो उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये अनुच्छेद 331 में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल 545 हो गया। 530 स्टेट से हो गया, 13 केंद्र शासित प्रदेश से हो गया, टोटल 543 हो गया, प्लस 2 एंग्लो इंडियन हो गया, टोटल आपका हो गया 545। अब भी करंटली 545 सीट पे चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा के लिए। आइए आगे देखते हैं सदस्यों का चयन। लोकसभा के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है हम जिसे वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हो गया और वो किसी और को वोट देता है तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो लोकसभा के सदस्य का चयन प्रत्यक्ष रूप से होता है। सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार का मतलब होता है सभी को समान मत देने का अधिकार। ठीक है, और मत देने का अधिकार। ठीक है, उसमें मैक्स एज जो है 80 होना चाहिए, 80 प्लस होना चाहिए। मतदान करने के लिए एज 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं योग्यता। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 25 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, अगर है तो उसे पहले ही रिजाइन देना होगा। ठीक है, मानसिक स्वस्थ हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 इयर्स का होता है, लेकिन बहुमत खो देने पे पहले भी हटाया जा सकता है, पहले भी विघटन किया जा सकता है। ठीक है, विघटन आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 में वर्णित है। आइए आपातकाल के बारे में जानते हैं। आपातकाल लगने पे 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपको पता होगा हमारे संविधान में 3 तरह का आपातकाल का वर्णन है। पहला अनुच्छेद 52 के तहत 352 के तहत
राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है अगर आपातकाल लगता है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, वहां पे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बट 44वां संविधान संशोधन 1978 में फिर से 1 साल के लिए घटा दिया गया था, 6 वर्ष से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया था। ठीक है, आइए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ये दोनों का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब शक्ति की बात करते हैं। लोकसभा स्पीकर का शक्ति कोई भी विधेयक वो धन विधेयक बताएंगे कि है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई विधेयक जाता है लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर का काम है वो ये बताएंगे कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन 108। अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद हो रहा हो तो ऐसे समय में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसमें दोनों राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, निर्णायक मत की बात करते हैं। अगर संसद में 50-50% का निर्णायक मत हो तो ऐसे समय में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना मत देकर पारित कर सकते हैं। ठीक है, त्याग पत्र दोनों एक दूसरे को सौंप सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों को एक साथ पारित करना होगा हटाने के लिए। अगर लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना हो तो लोकसभा के सभी सदस्यों को एक साथ पारित करना होगा हटाने के लिए। ठीक है, आइए आरक्षण की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा आरक्षण का वर्णन है। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट रिजर्व है। इसे स्टार्टिंग में 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया है। जब फिर 10 साल कंप्लीट होता है तो फिर अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व सीट का वर्णन है। 2 एंग्लो इंडियन, फिलहाल अभी एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया है, अब एंग्लो इंडियन का कोई रिजर्व सीट नहीं होगा। अगली बार से जब चुनाव होगा तो 543 सीट पे ही चुनाव होगा। ठीक है, चलिए अब लोकसभा के बारे में कुछ विशेष जानते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना आवश्यक है। लोकसभा में बहुमत होना आवश्यक है अगर सरकार बनाना हो तो। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में जाएगा और उसके बाद 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसे पारित नहीं करता है तो ये स्वतंत्र रूप से पारित मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन मैं बता चुका हूँ आपको। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, अगर चुनाव में कुल मत का 1/6 से कम आएगा तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। जितना मतदान हुआ है उसका 1/6 से अगर कम आता है मत तो जो जमानत राशि होती है जो कि चुनाव के पहले जमा किया जाता है वो आपका जब्त हो जाएगा, और अगर 1/6 से ज्यादा आता है तो जमानत राशि आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए कोरम गणपूर्ति के बारे में बात करते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में अगर बैठक होना हो तो उसमें जितना सीट्स है उसका 1/10 वहाँ पे उपस्थित होंगे तभी बैठक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम वैसे ही राज्यसभा में जितना भी सीट है
उसका 1/10 होगा तभी वहाँ पे बैठक होगा। जैसे 545 सीट्स है तो उसका 1/10 55। अगर 55 लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे तभी बैठक होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेम वैसे राज्यसभा में 245 सीट है तो उसका 1/10 25 सीट्स है। अगर 25 लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे तभी बैठक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुल सीटों का 1/10 आना चाहिए विपक्षी नेता के लिए। विपक्षी नेता बनने के लिए जितना सीट्स हैं लोकसभा में उसका 1/10 मिनिमम आना चाहिए, तभी वो विपक्ष का नेता कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। अभी फिलहाल विपक्ष का नेता हमारे लोकसभा में कोई भी नहीं है, क्योंकि पिछले बार चुनाव में कांग्रेस को 52 सीट्स आया था और विपक्ष का नेता होने के लिए 545 का 1/10 55 सीट्स होना चाहिए। इसलिए अभी विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर 60 दिन का कार्य चल रहा हो संसद में और कोई सांसद, अगर 60 दिन का कार्यकाल चल रहा है संसद में और कोई सांसद बिना बताए या बिना कोई कारण बताए हुए अनुपस्थित होते हैं तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अच्छे से इसे देख लें, एक दो बार और रिवाइज कर लें। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लोकसभा से अब आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, किसी भी लेवल का हो, जैसे स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सबके लिए ये यूजफुल है। तो आप इसे अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपका प्यार और साथ रहा तो आगे भी मैं कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा। ओके, धन्यवाद।